find them men, and so on. We discussed the same matters uh, with it. Uh, Screen, okay, hold up, let me just स्क्रीन को अच्छे कह रहे हैं कि प्रॉपर शेयर नहीं हो रही, दोबारा शेयर करता हूँ। अब स्क्रीन साफ आ रही है? Do you guys, how about it now? I hope it's better than before. And is it clear now? Right, sounds good. Okay, now, as we were discussing last time, now we're gonna move forward and we're gonna complete the same topic we were discussing last time. That was the interpreting of the signals. Now, the same thing starts. लास्ट में हमने बात की थी कि आपने ये चेक करना है कि जो विजुअल आपका सिस्टम है, जो आई है, हाउ डज इट कंपेंसिएट, कि कैसे वो डिसाइड करती है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो साइज और डेप्थ है उसके लिए। तो जो मूवमेंट है आपके उस ऑब्जेक्ट की, वो मूवमेंट और चेंज इन लुमिनस, लुमिनस मतलब जो आई का रेटिना है उसकी जो ब्राइटनेस और जो कंट्रास्ट है उसकी चेंजिंग है, ये दोनों चीज़ें विजुअल को कंपेंसेट करती हैं। मैंने वही एग्जांपल पहले दी थी शुरू में, मैंने कहा था कि अगर आप किसी पुराने दोस्त को काफ़ी अरसे बाद देखें तो आपका जो ब्रेन है, जो आईज है, पहले वो उस इमेज क्रिएट करता है, उस इमेज को आपके ब्रेन को पहुंचाता है और ब्रेन ये डिसाइड करता है वेदर और नॉट ही इज योर ओल्ड फ्रेंड या उसकी शक्ल से मिलती है। सो बेसिकली जो विजुअल एस्पेक्ट हैं हमारे आई के, वो ये डिसाइड करते हैं कि वेदर और नॉट दैट पर्सन is your old friend. So it basically clears the ambiguity of whether he is your friend or he is not. लेकिन sometimes ऐसा भी होता है कि हम लोग देखते हैं कि वो बंदा हमारा दोस्त है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम ये रियलाइज करते हैं कि ये वो नहीं है, इसकी शक्ल उससे बहुत मिलती है। So that is called optical illusions, right? अब optical illusions क्या है कि Halloween एक नाइट होती है यूएस में, अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें वो ये समझते हैं कि आज गोस्ट की नाइट है, उसे हैलोवीन नाइट कहा जाता है। हमारे मुल्क में ये बहुत चीज़ें हैं कि इस जगह पे मत जाएं, यहाँ पे साया है, और इस जगह पे मत जाएं, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वैसी चीज़ें हो जाती हैं। सो दैट इज़ व्हाट ऑप्टिकल इल्यूजन बेसिकली मीन्स। अब क्या वो दुनिया में है या नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये ज़रूर माना जाता है कि जिन्नात और ये चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन अब मिसाल में आप कहते हैं कि रात को उस घर में नहीं जाना, यहाँ पर साया है, तो क्या वो आपकी ऑप्टिकल इल्यूजन है, या आप ये कहें कि जी आप रात को जा रहे हैं और आपको हल्का सा कोई साया नज़र आया तो आपने कहा कि यार वो तो भूत था। तो क्या वो वाकई ही भूत है या इट इज़ जस्ट योर इल्यूजन? जो म्यूजिशियन हैं बेसिकली दुनिया में जो मैजिक करते हैं, वो क्या वाकई ही मैजिक करते हैं या वो आपको ऑप्टिकल इल्यूजन दिखाते हैं? अब मतलब क्या है कि पंजाबी की एक बड़ी अच्छी कहावत है, मैं उस कहावत को रिपीट करता हूँ, कहते हैं सच्ची दिल दिखाए खबी मारना। ठीक है, तो अब मतलब ये है कि क्या वैसे ही वेदर मैजिक इज हैपनिंग, क्या वाकई ही कोई मैजिक है या इट इज बेसिकली एन इल्यूजन जो वो क्रिएट कर रहे हैं? अब मिसाल दें, एक बहुत मशहूर मैजिशियन है, नाम उसको मैं भूल रहा हूँ, ही बेसिकली वॉक ऑन वाटर, वो पानी में चलता है, राइट? ऐसे ही उसके इल्यूजन्स हैं कि वो एक बहुत बड़ा जो एयरक्राफ्ट है उसको पहले उसको गायब कर देता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, क्या ये वाकई ही ऑप्टिकल इल्यूजन में है, या अब ये सारी चीज़ें आपका जो आई है वो क्रिएट करवाता है आपके लिए? अब पोन्जो इल्यूजन देखते हैं। रेल की दो पटरियां हैं, अब ये रेल की दो पटरियां हैं, क्या ये दोनों पटरियां आगे जाके मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? सवाल ये होता है, क्या ये पटरियां यहाँ पर आगे जाके मिलेंगी या नहीं? डेफिनेटली बात है कि ये आगे जाके नहीं मिलेगी, ये हमारी एक इल्यूजन है, राइट?
जब पटरियों पे आप बैठे हो तो दूर तक देखे तो ऐसे लगता है कि जैसे आगे जाके दोनों आपस में मिल जाएंगी, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं मिलती। इसी तरीके से मुलर का इल्यूजन है, राइट। इन दोनों में बड़ी कौन सी है, जो हमारी जो लाइन है, विच लाइन इज बिगर, द टॉप वन और द बॉटम वन, दोनों में कौन सी लाइन बड़ी है आपके ख्याल में? विच लाइन इज बिगर, द टॉप वन और द बॉटम वन? व्हाट डू यू थिंक? एनीबॉडी, कोई बता दे। सर दोनों बराबर है। That is correct. Both of them are equal. Why they are equal? Because the only difference is these signs. That's it. ये दोनों साइन जो हैं, सिर्फ ये दोनों साइन अदर वे अराउंड डायरेक्शन में लगा दिए गए हैं, अदरवाइज दोनों जो है ये दोनों लाइन बराबर हैं। That is what an optical illusion basically means. ऑप्टिकल इल्यूजन भी आंख का धोखा ही कह सकते हैं आप उसे, राइट। अब मिसाल दें, मैं ये कहता हूँ जी कि कल रात को मैंने आपकी क्लास में से फला बच्चे को या बच्ची को फ्राइडे पे देखा, राइट। अब हो सकता है वो कोई और हो, दैट कुड हैव बीन समबडी एल्स, राइट, बट दैट इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय whom? That is an illusion created by the eye. आंख ने दिखाया और ब्रेन ने उसको कैप्चर किया और हमने कहा कि भाई दैट इज अ इल्यूजन क्रिएटेड बाय द आई। सो ऑप्टिकल इल्यूजन जो है ये भी इंटरप्रेटिंग ऑफ द सिग्नल्स में एक चीज आती है, याद रखिएगा बात ये। उसके बाद हमारे पास रीडिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट। रीडिंग जो है दैट इज ऑल्सो कि जो विजुअल पैटर्न हम रिसीव करते हैं या जो हमें दिखाए जाते हैं, उन विजुअल पैटर्न्स को पढ़ के हम लोग डिकोड करते हैं सिग्नल्स को। और डिकोडिंग कैसे होती है कि हमें पता होता है कि ये जो लैंग्वेज है इसको हमने पहले कहीं देखा है, उसके बाद जो लैंग्वेज है हम उससे इंटरप्रेट करते हैं यूजिंग जो हमारा नॉलेज है उसके सिंटैक्स और उसके सिमेंटिक्स के ऊपर। अब मिसाल दें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आईज हैं ये बेसिकली लेफ्ट टू राइट चल रही हैं इस वक्त, राइट। तो जब आंखें लेफ्ट टू राइट चल रही हैं, सो इट मीन्स दैट देयर इज अ पैटर्न ऑफ रीडिंग। अब देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट चलने का मतलब ये है दैट वी आर रीडिंग द लैंग्वेज इन इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड विजुअल पैटर्न, राइट। अगर हम उर्दू पढ़ रहे होंगे तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे, तो ये एक पैटर्न है जो आपने परसीव किया है। लैंग्वेज क्या है आपको पता है, ये जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, ये हमारे पास नॉलेज है उसका। आपको पता है कि इंग्लिश में जो सिंटैक्स है वो लेफ्ट से राइट जाता है और उसका सिमेंटिक्स ये कहता है कि जब आप अल्फाबेट्स को मिलाते हैं तो एक वर्ड बनता है, जैसे कि विजुअल, VISUAL। तो ये आपको पता है इस बारे में। अब जो रीडिंग है हमारी ये इन्वॉल्व करती है स्केल्स एंड फिक्सेशन। स्केल्स एंड फिक्सेशन से क्या मुराद है? हम ये मुराद है कि आप वर्ड को देखकर पहचान सकते हैं कि विच टाइप ऑफ वर्ड इज इट। नाउ फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं जो आपने कभी पहले नहीं पढ़े होते, तो यू ट्राई टू स्पेल इट एंड देन यू प्रोनाउंस इट, बट समटाइम्स आपने इंग्लिश के इतने अल्फाबेट्स पढ़ चुके होते हैं दैट यू डोंट नीड टू स्पेल देम, सच एज रीडिंग, राइटिंग, दी, एंड, ऑन, इट, up, down. These are the words that are required. Now, it means that you need to get those words up in your mind. और जब जो परसेप्शन है हमारे माइंड में ये तभी होती है जब आप फिक्स्ड हो जाते हैं किसी वर्डिंग या किसी राइटिंग स्किल्स के ऊपर, राइट। अब वर्ड शेप जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग में, राइट। अब सच एज कि अगर अगला वर्ड जो है वो TH से स्टार्ट हो रहा है
या आपको पता है आई डैश गोइंग, राइट, या वेयर डैश यू गोइंग। अब वेयर डैश यू गोइंग, तो इसका आंसर क्या होगा? वेयर डैश यू गोइंग। आपके ख्याल में अगर कहा जाए वेयर डैश यू गोइंग, जो डैश है, फिल इन द ब्लैंक है, वहां पे क्या आएगा? वेयर आर। सिंपल इज दैट। शाजिया ने कहा जी आर। वेयर आर यू गोइंग। अब आपको कैसे पता चला ये? क्या आप, ये इसलिए पता चला बिकॉज यू नो दैट देयर आर सम रिकग्निशन एंड वर्ड शेप दैट इज रिक्वायर्ड। दैट इज वाई यू आर श्योर कि आपने उसको देखते साल या उसको बगैर देखे आपने अपने माइंड में ये बिठा लिया कि यहाँ पर आर लगना है। इसी तरीके से जब आप इंग्लिश में कोई लाइन बाय लाइन पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता है कि PH से वर्ड स्टार्ट होगा, तो आपको पता है कि विदाउट एनी डिले आप कहेंगे कि यहाँ पर ये वर्ड दी होगा, राइट। इसी तरीके से अगर कभी आ जाए AN और आप पढ़ रहे हो किसी सेंटेंस को, so you should be able to know that this is called and. Why? Because आपको उस वर्ड की शेप का अंदाजा है। इसी तरीके से जो हमारे पास नेगेटिव कंट्रास्ट है वो कंप्यूटर में मदद करता है फॉर रीडिंगेबिलिटी, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि इस पिक्चर में हमारे पास जो पीछे वाइट बैकग्राउंड है और उसके ऊपर हमने ग्रे से या ब्लैक से हमने लिखा हुआ है, तो देखा जाए तो ये एक नेगेटिव कंट्रास्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने वाइट बैकग्राउंड के पीछे ब्लैक से लिखा हुआ है। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव कंट्रास्ट। होना क्या चाहिए? पॉजिटिव कंट्रास्ट क्या है? पॉजिटिव कंट्रास्ट का मतलब ये है जैसे आपके पुराने ज़माने में वाइट बोर्ड था और वाइट बोर्ड पे हम लोग ब्लैक बोर्ड था और हम ब्लैक बोर्ड से वाइट चॉक से उसके ऊपर लिखते थे, उससे हम कहते हैं पॉजिटिव। लेकिन बताने वाली बात यह है कि कंप्यूटर स्क्रीन जब से आई हैं तो उन्होंने हमें नेगेटिव कंट्रास्ट में भी पॉजिटिविटी दिखाई है। इवन दो नेगेटिव कंट्रास्ट से हम इम्प्रूव करते हैं रीडिंग या हमारी जो राइटिंग है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, राइट। सो कंप्यूटर में भी वी आर समवट बेटर इन नेगेटिव पर्सपेक्टिव एज वेल एज if we are using a negative contrast। तो ये एक नेगेटिव कंट्रास्ट है कि वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक के जरिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव कंट्रास्ट, राइट। सो रीडिंग हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर हमने सिग्नल्स को इंटरप्रेट करना होता है, उसके सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के साथ हम उसे लेके चलते हैं। उसके बाद जो अगला एस्पेक्ट है that is called hearing। hearing basically हमें hearing से क्या फायदा होता है? hearing basically ये डिसाइड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपसे कितना दूर है, नंबर 1, एंड सेकेंडली कि उसकी डायरेक्शन क्या है या वो ऑब्जेक्ट किस किस्म का हो सकता है। अब मिसाल दें, अगर आप को चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे तो आपकी आंखें बंद भी हों तो आपको पता है कि ये चिड़िया की आवाज़ है। अगर मोहल्ले में ढोल बज रहा हो, राइट, तो हमें पता है कि ये ढोल की आवाज़ है और ये इतना दूर है हमसे, या ये फलां जगह पे ये ढोल जो है वो बज रहा है। अब दिस इज व्हाट द हियरिंग इन्वॉल्व्स। अब हियरिंग में हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो है आउटर ईयर। तो देखा जाए हमारा सबसे बड़ी चीज़ है वो है आउटर ऑफ द ईयर। ये आउटर साइड ऑफ द ईयर है। ये ईयर का क्या काम है? ये हमारे इनर साइड को प्रोटेक्ट करता है और ये आउटर जो है ये सिग्नल को एम्पलीफाइड करता है। सो बेसिकली द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर एम्पलीफाइज द सिग्नल एंड प्रोटेक्ट्स द इनर from any particular stuff that is harmful
to the ear itself. जो middle ear है, it provides transmits sounds and waves और उनकी जो vibrations है वो inner ear तक लेके जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेंटर ऑफ द ईयर है, ये हमारा सेंटर है ईयर का, ठीक है, ये ट्रांसमिट करता है साउंड को, साउंड वेव्स को वाइब्रेशन की सूरत में, और वो वाइब्रेशन जो है वो इनर ईयर तक हमारे पास पहुंचाई जाती है। तो जो इनर ईयर है वो उस वाइब्रेशन के ऊपर ऐसे केमिकल्स ट्रांसमिट करता है एंड उस केमिकल्स को फिर इम्पल्सेस की सूरत में एक सिग्नल बना के हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। इस तरीके से आपका जो साउंड है वो काम करता है। तो देखा जाए उसमें एक बात समझी जाए वो ये है कि जो वेव्स वाइब्रेशंस की सूरत में ट्रांसफर होते हैं, वाइब्रेशन जो है वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है और वो केमिकल सब्सटेंस इम्पल्सेस की सूरत में हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अब साउंड में हमारे पास तीन चीजें हैं। सबको पता है पिच, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, लाउडनेस वो एम्पलीट्यूड है, और टिम्ब्री वो होती है क्वालिटी, राइट। अब मिसाल के तौर पे हम सब गाना गाते हैं, आप लोग भी गाते होंगे, मैं भी गाना गाता हूँ, तो लेकिन देखा जाए तो हम सब में जो सबसे सुरीली आवाज़ है उसे हम टिम्बर कहते हैं, राइट। अब अगर मेरी बहुत सुरीली आवाज़ है या मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, जो कि मैं माशाल्लाह गाता भी हूँ, तो इन दैट केस जो उसकी स्वीटनेस है, उसकी जो आप ये कह लें जो शॉर्पनेस है उस आवाज़ की, अगर वो अच्छी लगेगी आपको, ठीक है, तब हम कहेंगे कि यार फलां की आवाज़ बहुत अच्छी है, राइट। अब मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि मैडम नूर जहाँ थी, उनकी जो वॉइस थी वो एक लता मंगेशकर ने कहा था कि ऐसे लगता है जैसे कि भगवान जो है वो मैडम के गले में है। तो उन्होंने कैसे कह दी ये बात? या हम कह लें कि गुलाम अली साहब जो हैं वो बहुत अच्छी आवाज़ थी उनकी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ अच्छी है? वो उनकी आवाज़ें तभी डिसाइड की जाती हैं कि जब हम ये कहें कि भाई आपकी जो सॉन्ग की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए। उमैर साहब, आप ही ना, उमैर साहब कहते हैं जी कि सर एंड पे एक गाना सुना दीजिएगा, हमने आपकी आवाज़ सुननी है। अच्छा उमैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो that is what timbre is basically is. It is the type or a quality of your voice, right? बाकी बात की hearing की, ठीक हो गया? Let's move on. अब hearing के अंदर ही हम बात कर रहे हैं कि humans जो हैं they can hear the frequency from 20 hertz to 15 kilohertz. मेरा मानना ये है कि that should be 20 kilohertz right there, not 20. So that is what it means. अब जो ह्यूमन ईयर है वो क्या करता है? इट इज एबल टू डिस्टिंग्विश वो हाई फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में जो है वो या क्या कहते हैं डिस्टिंग्विश, यानी कि क्या बोलते हैं डिस्टिंग्विश को उर्दू में? फर्क मालूम कर सकता है, जबकि लो में उसे फ़र्क मालूम करना बहुत मुश्किल होता है हमारे ह्यूमन ईयर को। ये ज़रूरी है। अब मिसाल दें, आपका जो ऑडिटोरियल सिस्टम है वो इतना अच्छा होता है, अल्लाह पाक ने बनाया है कि हमारा जो ये कान है ये फिल्टर करता है बहुत सी वॉइसेस को। अब मिसाल दें आप किसी शादी में जाएं और वहाँ पे बड़ा लाउड म्यूज़िक चल रहा हो, तो फिर भी आपका जो राइट पे बंदा खड़ा है, अगर उसने कोई बात करनी है तो वो अगर आपको बात करना चाहे तो आपके कान में बोलता है तो आपको उसकी बात समझ आ जाती है। ये ढोल भी अगर बज रहे हों शादियों पे बहुत ज़ोर ज़ोर के, और आप किसी को चीख के आवाज़ दें तो उसको समवट वो आवाज़ फिर भी सुनाई देती है, क्योंकि आपका जो ऑडिटोरियल सिस्टम है वो फिल्टर करता है हर एक फ्रीक्वेंसी को,
हर एक पिच को, हर एक वॉल्यूम को। तो इसलिए हमारा ऑडिटोरियम सिस्टम बहुत बेहतर है। तो अब मिसाल में ढोल बज रहा है और आपको कोई विस्पर करके आवाज़ करे तो वो आवाज़ आपको कभी सुनाई नहीं देगी। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन ईयर इज लेस एक्यूरेट इन डिस्टिंग्विशिंग हाई फ्रीक्वेंसीज देन लो, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टच और हैप्टिक का, कि जो आपके सेंसर्स हैं जिसे आप टच और हैप्टिक कहते हैं, ये टच और हैप्टिक बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बेचारे शायद ब्लाइंड हों, देख ना सकते हों, तो वो अपना सारा जो काम है वो अपने टच से करते हैं। यानी कि इफ़ दे वांट टू फील they don't have the sense of seeing someone, so basically ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाबीना लोग जो है वो मोस्टली अपना हर काम जो है वो टच से करते हैं। वो देख सकते नहीं है वो बेचारे, तो कभी किसी गिलास को टच करेंगे तो कहेंगे ये गिलास है, हम देख के बताते हैं ये गिलास है। तो इसलिए उसमें ये बहुत ज़रूरी है। जो स्टिमुलस है हमारा वो तीन चीज़ों को रिसीव करता है वाया आवर स्किन। हमारी जो स्किन है, जो इस तरह जो चमड़ा है हमारे जिस्म का, ये तीन सेंसर्स पे मुश्तमिल है। एक है थर्मोरिसेप्टर्स, एक है नोसिरिसेप्टर्स और एक है मैक्रोरिसेप्टर्स। ये तीनों रिसेप्टर्स जो हैं इनका अलग-अलग काम होता है। थर्मो वर्ड मीन्स दैट इट इज आइदर हॉट और कोल्ड। अब मिसाल में आप कहेंगे मुझे सर्दी लग रही है, तो थर्मोरिसेप्टर जो है आपके जिस्म की स्किन के रिसेप्टर जो हैं वो ये बताते हैं कि भाई आपको सर्दी महसूस हो रही है। सर्दी क्यों लग रही है? क्योंकि योर स्किन इज फीलिंग द कोल्डनेस ऑफ द एनवायरनमेंट। सेम वैसे ही अगर बाहर बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी है, तो कैसे पता चलेगा जी कि गर्मी है? ठीक है, देख के तो नहीं पता चला गर्मी है। आपका जो जिस्म है, जो स्किन है, उसमें थर्मो रिसेप्टर्स हैं, वो बताएंगे आपको कि भाई आज बाहर बहुत गर्मी है। सेम वैसे ही नॉइसिस रिसेप्टर्स जो हैं वो बताते हैं पेन के लिए, राइट, कि ये पेन हो रहा है आपको। अब पेन कैसे होता है? अब मिसाल दें कि स्कूल में तो माशाल्लाह सबने किया होगा कि मैडम जो थी अगर आपकी या सर जो थे आपके, वो अगर आपको डंडे मारे, राइट, तो वो जो पेन है, जो स्टिक लगने का हाथों पे, राइट, वो सबसे पहले स्किन फील करता है। हड्डियों और गोश्त को तो बाद में महसूस होता है, पहले स्किन पे लगता है। स्किन का जो नोसिस रिसेप्टर्स है वो ये बताता है दैट यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ पेन, और वो पेन का जो सिग्नल है वो जाता है टू द स्टिमुलस, और फिर आपका ब्रेन कहता है ओए होए होए आज तो बड़ी मार पड़ी, आज तो बड़ा दर्द हो रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, अगर कभी आपकी लड़ाई हो जाए किसी से, तो जो मुक्का लगता है आपको या जो चपेट पड़ती है आपको, राइट, तो बेसिकली वो सब क्या है? वो रिसेप्टर्स ही हैं जो बताते हैं आपको कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मैक्रो रिसेप्टर्स ये प्रेशर इंडिकेशन देते हैं, राइट। अब प्रेशर का मतलब क्या है? अब मिसाल दें कि आपने पेपर देना है, राइट, एफएससी का पेपर है, या आप कहते हैं जी अगर मुश्ताक का पेपर है, तो आप कहते हैं यार मेरे पे बहुत प्रेशर है, वो जी आज तो ना पूछो जी, आज बड़ा टफ। Sounds good to me. जी, तो हम बात कर रहे थे that these receptors are basically what they do. Let me just make that up for you. So now, अब that what it basically means. अब आप कहते हैं जी कि भाई आज पेपर है साहब का, राइट, तो आप कहते हैं जी बहुत प्रेशर है, आपने कहीं इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है, तो आप कहते हैं आप उसकी तैयारी करते हैं रात दिन बैठ के, तो कोई आप जो प्रेशर, जो डर जो आप फील कर रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली
द मेक्नोरिसेप्टर्स। मैं इसकी एक और बात बताऊं, अब जिन लोगों को एंजाइटी का प्रॉब्लम है, राइट, सच एज मी माई सेल्फ, you always feel that something is going to happen to you, right? That is what it means. It could be instant or it could be continuous, right? अब आप में से पता नहीं किसी को ये प्रॉब्लम है या नहीं है, but I had felt this problem in last COVID days, that I had a problem with anxiety, and that anxiety means that something is going to happen to me now, tomorrow, day after tomorrow. That is what मेक्नोरिसेप्टर्स does. किसी को है एंजाइटी का प्रॉब्लम आप में से, या आप ये फील करते हो कि भाई मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप ट्रैवल ना करते हो, आपको हाइट का फियर हो, ठीक है, या आप ये समझते जी कि मैं रोड पे इस साइड में चलूंगा तो ये हो जाएगा, या आप ये कहते जी कि अब मेरा एक दोस्त है, उनकी वालदा जो है वो ये समझती है कि अगर वो छुरी से प्याज को काटेंगी तो प्याज को दर्द होगी, अगर वो टमाटर काटेंगी तो टमाटर को दर्द होगी. So anybody would like to share their experience of मेक्नोरिसेप्टर्स? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे फिट फाट है. वाह भाई वाह, दैट इज समथिंग. सोचे बीइंग पाकिस्तानी, हम ये समझते हैं, हम ये कहते हैं कि पागल हो गया. आपको ये मैं बता दूं कि एंजाइटी इज बेसिकली इट्स अ क्यूरेबल थिंग. ठीक है, हम ये कहते हैं ना, फलां कहता है कि जी, अब हम कहते हैं उसे हाइट से फियर है. हम ये कहते हैं, शाजिया कह रही है कि पेरेंट्स बाहर निकल जाएं तो ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा उनके साथ. ये एंजाइटी की टाइप्स हैं, और हम ये समझते हैं कि हमें कुछ हो जाएगा एंड वी गोना डाई. वो ये सब एंजाइटी के स्टेप्स हैं और ये क्योरेबल हैं. हम ये प्लीज, जब भी अगर किसी के साथ हो तो उसका मजाक मत उड़ाएं, बल्कि उसकी हेल्प करें. ठीक है, उस पे ये फेज गुजर रहा है वो आप नहीं समझ सकते अनटिल और अनलेस आप उस फेज से ना गुजरें. अब ड्यूरिंग कोरोना, शहीन लिख रही है, कोरोना मेरे दोस्त हैं, जबकि मैं एक एग्जांपल दूंगा. एक ऐसे जानने वाले हैं, आप सब जानते हैं उन्हें, वो ड्यूरिंग कोरोना उन्होंने अपने आप को इतना आइसोलेट कर लिया कि दैट ही वेंट टू डिप्रेशन. ठीक है, मेरे डॉक्टर्स जानने वाले हैं मुल्तान में, फ्रेंड्स हैं और बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं. दे वेंट टू डिप्रेशन कि वो किसी के घर जाते नहीं थे, किसी से मिलना नहीं, किसी से जॉब पे खाना नहीं, किसी से हाथ नहीं मिलाना. ठीक है, मेरे ऐसे भी दोस्त जानने वाले हैं जो दिन में 20 बार हाथ धोते हैं या 20 ज्यादा बार हाथ धोते हैं. तो क्या ये कहे कि उन्हें हाथ धोने की बीमारी है? नो, हम ये नहीं कह सकते. राइट, बेसिकली ये डिसऑर्डर है, और डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि इट इज क्योरेबल. और शाजिया जो कह रही है सूटें पड़ती है, डेफिनेटली एंजाइटी में ऐसा होता है. और बेसिकली एंजाइटी इज फियर. अब होता क्या है कि जब आप एंजाइटी में होते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फियर में चले जाता है. When you go into the fear state, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज जाती है. राइट, that's it, nothing else happens, and tomorrow morning you are the same person again. So that's why you need to come up with these things. Anybody else wants to share before I move forward? All right, if somebody no want to share anything, let's move forward on that. All right, so अब हम बात करते हैं कि what are the most sensitive part of our body. The most sensitive part are the fingers. That is the most sensitive part of our body. जो हमारी उंगलियां हैं ये सबसे ज्यादा sensitive होती हैं. And this is basically means that the most sensitive part of the fingers are the tips. और इसके अलावा जो मैं आपसे भी बात कर रहा था, when I was discussing with you,
कि हमारा जो मोस्ट सेंसिटिव है वो फिंगर्स हैं। जो फिंगर्स के बाद व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट आफ्टर फिंगर्स? फिंगर्स के बाद मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सा है हमारा बॉडी का, बताएं। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी आफ्टर फिंगर्स? आप देखिएगा सर्दियों में जब भी सर्दी होती है तो हम सबसे पहले अपने हाथों को रगड़ते हैं। व्हाई? बिकॉज दैट इज द मोस्ट पार्ट दैट इज फीलिंग कोल्ड। आपने अगर ग्लव्स भी डाले हैं, जो भी किया है, यू आर स्टिल ट्राइंग टू डू इट। हेड, Zulkarnain is correct. Head is the next most sensitive part of it, and all these things, remember कि आप जब भी बॉडी के उन पार्ट्स को सेंसिटिविटी के लिए करेंगे, राइट, आपकी चेस्ट है, आपकी लेग्स हैं, they are all the way at the end. You never feel that much coldness in them. आपको जब भी गर्मी लगती है तो पसीना हमें सर के ऊपर आता है, इसलिए हम कहते हैं हो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। उसके बाद किनेसिस, अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट केस, राइट। आपकी जो बॉडी की पोजीशन है, it does affect that how are you sitting, how are you relaxing. It means कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी बॉडी की जो पोजीशन है उससे हमेशा इफेक्ट होती है। अब मिसाल के तौर पे हम ये मिसाल देते हैं, लेट्स सपोज कि आप लैब में बैठे हैं और आपकी कुर्सी जो है वो ऊंची है स्क्रीन से, so your head is not parallel to the screen of the computer, and the way you're typing, your hands are not comfortable. अगर आपकी चेयर, yes please, just hold on guys, जी बेटा, guys, hold on. I have a special guest here, so I'll be back with you guys, all right? So here I'm talking about the kinesis, and that was the awareness of body. Now, it means what? It means basically that if are you comfortable or you're not comfortable. If you are comfortable with it, the position of it, if you're going to move your position up and down, it means that if your body is not comfortable, you're sitting. अब मिसाल में आपका कद बहुत लंबा है और आपने एक ऐसी चेयर ले ली है जो चेयर में आपके जो नीज हैं वो प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं हो पा रहे, तो डेफिनेटली यू विल फील पेन। अगर आपने 5-6 घंटे गुजारने हैं और एक ऐसी चेयर पे बैठ गए हैं जिसकी बैक नहीं है, डेफिनेटली यू विल फील अनकंफर्टेबल। तो जब भी आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, इट विल इफेक्ट योर परफॉर्मेंस। दैट इज नोन एज टू बी किनेसिस। नेक्स्ट इज कॉल्ड मूवमेंट। Now, movement is basically time you take to respond to a particular object or to particular reaction, right? अब जो stimulus है आपका, वो जितना particular time ले रहा है, तो वो है reaction time plus movement time, right? अब आपका जो reaction time है, वो उस चीज पे रिएक्ट करने पे आपने एक पुराना दोस्त देखा, वो याद करना कि ये दोस्त था और फिर उस दोस्त को आवाज देना, ये दोनों टाइम जो है इसे हम मूवमेंट में इंक्लूड करते हैं। अब मूवमेंट टाइम जो है वो आपकी उम्र और आपकी फिटनेस, आपके मेंटल लेवल, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है योर मूवमेंट, राइट। अब जो रिएक्शन टाइम है वो डिपेंड करता है आपके स्टिमुलस पे। अब विजुअल जो है, जो देखना है, वो 200 मिली सेकेंड में हम देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमने क्या करना है। ऑडिटरी जो सुनवाई वाला है वो है 150 मिली सेकेंड। सबसे जल्दी जो हम रिएक्ट करते हैं वो पेन पे करते हैं कि हम 700 मिली सेकेंड में, यानी कि हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें पेन हो रही है।
So the fastest reaction time is included, yeah, is uh, done during the pain time. So this is what it means. अब इंक्रीजिंग जो रिएक्शन टाइम है वो आपको डिक्रीज कर देती है आपकी एक्यूरेसी में। अब मिसाल दें, एक एक स्किल्ड ऑपरेटर है, मिसाल दें आपको कंप्यूटर चलाना आता है, मैं कहता हूं जी ये टाइप करके ले आओ, तो आप स्किल्ड ऑपरेटर हैं, आप उसे 5 मिनट में टाइप कर लेंगे या 10 मिनट में। एक ऐसा बंदा है जो कि बिल्कुल अनस्किल्ड है, जिसको कंप्यूटर का कुछ नहीं पता, उसे मैं बोलता हूँ ये टाइप कर लाओ, तो जारी बात है कि वो ज्यादा टाइम लेगा, और जब वो ज्यादा टाइम लेगा तो एक्यूरेसी में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। दैट व्हाट इज बेसिकली मींस इंक्रीजिंग रिएक्शन टाइम डिक्रीजेस एक्यूरेसी इन अनस्किल्ड ऑपरेटर्स। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है वो पेन में होती है। मूवमेंट से मुराद है कि हम जल्द से ज्यादा जल्दी जिस चीज पर रिएक्ट करते हैं वो पेन है। पेन इज द मोस्ट टाइम दैट वी डू। मूवमेंट में ही हम फिट्स लॉ को देखते हैं। फिट्स लॉ जो है वो डिस्क्राइब करता है द टाइम टेकन टू हिट अ स्क्रीन टारगेट। उसमें कहता है mt, दैट इज द मूवमेंट टाइम, इज इक्वल टू a प्लस b log टू ds प्लस 1। सॉरी, राइट। a एंड b आर एम्पेरिकली डिटरमाइंड कांस्टेंट है, राइट। a एंड b जो है वो कांस्टेंट के तौर पे यूज होते हैं। mt जो है वो मूवमेंट टाइम है, d इज डिस्टेंस है, और s जो है वो साइज ऑफ द टारगेट है। तो हम ये समझते हैं कि जितना बड़ा टारगेट होगा डिस्टेंस उतना ही उसका छोटा होता जाएगा। अब ये मिसाल का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपने कभी कंचे खेले हो, बंटे खेले हो, राइट, तो बंटे में जब दूसरे बंटे को मारना होता है तो वो बड़ा एक मुश्किल चीज है, क्योंकि दोनों की जो ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे हैं। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि एक बंटे से एक फुटबॉल को मारना है तो वो आसान है, क्योंकि फुटबॉल का जो साइज है, टारगेट है, वो बड़ा हो गया, तो हमें लगता है कि हम इसको जल्दी अचीव कर लेंगे, राइट। अब फुटबॉल को जो है उसको अगर हम ये कहें कि हमने फुटबॉल को मारना है गाड़ी के ऊपर, तो जारी बात है ऑब्जेक्ट बड़ा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी उस टारगेट को हिट कर लेगा। तो फिट्स लॉ ये कहता है कि कितनी जल्दी हम किसी चीज को हिट कर सकते हैं उसे हम mt इज इक्वल टू a प्लस b log टू ds प्लस 1 के जरिए फाइंड कर सकते हैं। अब इसी फिट्स लॉ को हम देख के जाएं तो आज से पहले ये जो स्टार्ट का बटन था पुराने विंडोज में वो ऐसा था, राइट। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, ठीक है, तो वेब डिजाइनर ने इस स्टार्ट के बटन को बड़ा बनाना शुरू कर दिया। क्यों भाई, उन्हें बड़े की क्या जरूरत थी? बिकॉज जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी जल्दी हम उसको हिट करने में आसानी होगी। के एंटर का बटन साइड में एंटर का, इस के बटन में और एंटर के बटन में आप जल्दी को क्लिक कर सकते हो या टू को है, ये एंटर के बटन है। एक वेबसाइट नो एंटर के आपने माउस से जाना है। अच्छा जी, मेमोरी में, ओके गुड, मेमोरी, लेट मी जस्ट फाइंड आउट कि मेमोरी में क्या चल रहा है। सेंसर, आई विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट क्लास। क्या ख्याल है, ये एक नया टॉपिक है, सही हो गया। क्या ख्याल है हम तो आप पहले बोल रहे सही हो गया, बहुत जल्दी तुझे भी। जुल्कनैन कह रहा है अभी काफी टाइम है, पढ़ाने दें। अच्छा ठीक है, हमारे पास 10 मिनट और है, 15 5 2 5 हुए, विल ट्राई टू कवर इट। अच्छा चलिए मेमोरी की बात कर ही लेते हैं, क्या ख्याल है, लेट मी फाइंड आउट। तो कहाँ खत्म होता है ये मेमोरी, सेंसरी, शॉर्टी, लॉन्ग टर्म, एलटीएम, डिडक्टिव, रीजनिंग, प्रॉब्लम, इंडक्टिव, वॉटसन, एरर, इमोशनल, बहुत लंबा चैप्टर है भाई, पढ़ाते यार, ये मेमोरी कर लेते हैं आज।
Let me see. All right, memory basically, कौन गुस्सा करता है दूसरा? अच्छा नहीं, मेमोरी बेसिकली लेट्स सपोज कि अगर अकॉर्डिंग टू ब्लेकमोर एक बड़ा अच्छा साइंसदान था, होल्ड कीजिएगा, मेरा फिर फोन आ गया, दैट व्हाट इफ वी हैड नो मेमोरी एट ऑल। मिसाल दें कि अगर आपके अंदर या अल्लाह पाक ने हमें कोई मेमोरी ना दी होती, जी मोहतरम सामने जनाब, अगर आपने अल्लाह पाक ने आपको ना नवाजा होता हम सबको मेमोरी के साथ, तो क्या होता? सोच लें। मेरे ख्याल में ब्लैकमोर कहता है कि ना हमें पता होता कि हमारे पास कोई जबान है, ना हमें पता होता कि दुनिया क्या चीज है। वी वुड बी सर्वेंट ऑफ टाइम, हम वक्त के गुलाम होते हैं। ठीक कहा उसने। क्यों? कि इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं हमें वही पता है, इससे एक सेकंड पहले वाला काम भी हम भूल चुके होते हैं। हमें नहीं पता होता हाउ टू ड्रेस, हमें नहीं पता होता हाउ टू ईट, we wouldn't know that this is my father, this is my mother, because we would have been the at that time you would not remember anything अगर आपके पास मेमोरी ना होती, राइट? तो मेरा मुताबिक है that memory is the most important gift from Allah subhanahu wa ta'ala, because that is one of the biggest thing. Otherwise आपको पता ही ना होता कि who are you, you would have no name at all, आपको कोई नाम ही ना होता। अगर मैं पूछता कि आपका क्या नाम है या क्या who are you, you would say I don't know, मैं नहीं जानता who am I, right? So basically Blackmore was right that memory and you cannot imagine the capacity of a memory. आज तक ये बात किसी ने डिसाइड नहीं की कि इंसान का ज़हन कितना ज्यादा काम करता है। We don't know. In that case, there are three types of memories in the brain. तीन टाइप की मेमोरी है। सबसे पहले we will start with sensory memory, right? In sensory, we have visual, audio, feeling, taste, and etc. Then we have a short-term memory, STM. Then we have a long-term memory. Now, sensory memory is basically means that you have seen something. If you pay attention on that particular thing, that goes into your short-term memory. When you keep rehearsing the same thing over and over again, it jumps from your short-term to your long-term. Now, suppose that class में मैंने आपको कहा कि memory, आपने सुना, आपके कानों ने सुना word memory को, right? अब जब आप इस memory को रिहर्स करेंगे बार बार, मेमोरी 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 मेमोरी, ये चला जाता है आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में। जब आप इस मेमोरी को 1, 2, 2.5, 3 घंटे लगातार याद करेंगे, जो वर्ड है मेमोरी का, ये आपकी शॉर्ट टर्म से जंप कर जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। और जो सिलेक्शन है, जो स्टिमुलाई है हमारा, वो बेसिकली हमारे अराउजल से, हमारी जो चाहत है, जो भूख है, उससे डिपेंड करती है। अब मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, या किसी चीज को आप बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं, राइट? तो जो आपका ब्रेन है वो उस शिद्दत का अंदाजा कैसे लगा सकता है? वो तभी लगा सकता है जब आपको उस चाहत की भूख लगेगी, या आपको उसकी, अब मिसाल हम कहते हैं कि मुझे फलां बंदा बहुत याद आ रहा है, या आप कहते हैं मैं फलां बंदे से बहुत प्यार करता हूँ, राइट? तो कैसे आप कैसे डिसाइड करते हैं कि जी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ? हाउ यू डिसाइड लव, राइट? दैट इज डिसाइडेड बाय द अराउजल ऑफ योर स्टिमुलाई। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, आप कहते हैं जी, आपका ब्रेन कहता है, आप हम बैठे होते हैं क्लास में, आप कहते हैं जी हमें बहुत भूख लगी है, राइट? आपको बहुत
भूख लगी है। ठीक हो गया, अभी जिसने भी मैसेज किया मुझे तो दिल की बात बोल दी। वाह जी बदले यार। चल anyhow, आप कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है। हाउ डू डिसाइड कि बहुत भूख लगी है? कौन डिसाइड करता है? क्या ब्रेन डिसाइड करता है या स्टमक डिसाइड करता है? बेसिकली आपका स्टमक अराउज्ड होता है, वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि जी तो आपको भूख लगी है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो मेमोरी है उसके अंदर भी ऐसे ही काम चलता है कि किसी चीज को याद करने के लिए द सेम थिंग गोज ऑन एंड ऑन एज वेल। ठीक होगी बात? I'm going to stop here, guys. So we'll take this sensory in the next lecture. Any question you have, you are free to ask. Umair, you can take the snapshot of it, please. किसी को कोई सवाल है तो please ask a question.